अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 38। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। ठीक 2 घंटे बाद ग्रीचा ने एक बार फिर डायमंड स्टोर फ़ोन किया। मैनेजर को इस सिलसिले में हदायत मिल चुकी थी। उसने चहके हुए लहजे में कहा, मिस्टर XYZ, हमने अपने तौर पर तमाम बातचीत मुकम्मल कर ली है। आप रकम बताइए। मुझे ये हिदायत मिल चुकी है कि अगर रकम हमारी रेंज के अंदर अंदर हो तो हीरो की ख़रीद की बात कर ली जाए। हम रकम का तयन कर चुके हैं और नहायत मुनासिब दामों पर तुम्हें ये हीरे फ़रोख्त करना चाहते हैं। ग्रीचर ने कहा, कीमत बताई जाए। $2 करोड़, बड़े नोटों की शक्ल में। ग्रीचर ने जवाब दिया, ठीक है, हमें मंजूर है। यह रकम हमारी रेंज के अंदर अंदर है, लेकिन शर्त यह है कि तमाम हीरे असली होने चाहिए और इनमें कोई फ्रेब ना हो। हम आइंदा भी तुम लोगों से कारोबार करने का इरादा रखते हैं, चुनांचे इस किस्म की कोई बात नहीं होगी। हीरे तमाम असली होंगे और अगर वो असली ना हो तो तुम इस हिस्से में जिस तरह चाहो इत्मीनान कर सकते हो। मेरा मतलब है कि जो हीरा तुम्हें दिखाया गया था, बाकी हीरे इससे ज़रा भी मुख्तलिफ नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर यह सौदा हमारे दरमियान तय। और मिस्टर, आप ये रकम हमसे वसूल करके हीरे हमारे हवाले कर दे, लेकिन इसके लिए सारा प्रोग्राम आपको तय करना होगा। हीरे हमारे पास मौजूद हैं, कहीं से मंगवाने की नहीं। तुम बताओ कि इन्हें कहाँ तुम्हारे हवाले किया जाए। मेरा ख्याल है कि साउथ डील नामी जगह नहायत मुनासिब रहेगी। वहाँ समंदर के किनारे एक चट्टान उकाब की शक्ल में तुरशी हुई है। हर चंद के पानी की तलाश है, मगर दूर से देखने से यही पता चलता कि किसी पहाड़ी टीले पर बहुत बड़ा उकाब बैठा हुआ हो। इस उकाब के दामन में हम लोग रकम लेकर पहुंच जाएंगे। तुम ये बताओ कि वहाँ पहुँचने वालों की तादाद कितनी होगी जो हीरे लेकर जाएंगे। मैनेजर ने सवाल किया। सिर्फ 2 अफराद, लेकिन अगर तुम्हारी तरफ से कोई बेईमानी हुई तो फिर वहाँ सैकड़ों अफराद हमलावर हो सकते हैं। ग्रीचर ने कहा, नहीं होगी। अगर ऐसा हो तो यकीनन जो तुम्हारा दिल चाहे करना। मैनेजर ने जवाब दिया, ठीक है, प्रोग्राम तय। हम हीरे लेकर पहुँच जाएंगे और तुम रकम लेकर। ओके, मैं सौदे के तय हो जाने की मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन मेरा कमीशन मत भूलना, मैनेजर ने कहा। और ग्रीचर ने हंसकर फ़ोन बंद कर दिया। शिरान उसके नज़दीक ही बैठा हुआ था और बहुत मुतमईन नजर आ रहा था। ग्रीचर ने फ़ोन बंद करने के बाद उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। फिर वो आहिस्ता से बोला, चीफ, क्या आप इस गुफ्तगू से मुतमईन हैं? हाँ, यकीनन, क्यों, इसमें क्या खराबी है? शिरान ने सवाल किया और ग्रीचर किसी सोच में गुम हो गया। खराबी तो कोई नहीं चीफ, लेकिन हम 2 आदमी होंगे और वहाँ अगर हम किसी हादसे का शिकार हो गए तो बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। हम 2 क्या कर सकेंगे? शिरान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर गर्दन हिलाकर बोला, लेकिन हम 2 नहीं होंगे, बल्कि हमारी तादाद ज़्यादा होगी। मैं समझा नहीं मिस्टर शिरान। मेरे जहन में एक मंसूबा है। बेशक इस हिस्से में हमें चंद लोगों को दाव पर लगाना होगा, लेकिन मुमकिन है डायमंड स्टोर वाले कोई गलत हरकत ना करें, और अगर उन्होंने कोई गलत हरकत की तो इन्हें इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शिरान ने कहा, लेकिन प्रोग्राम क्या है चीफ? ग्रीचर ने सवाल किया और शिरान आहिस्ता आहिस्ता उसे अपना प्रोग्राम बताने लगा। ग्रीचर पहले तो इस प्रोग्राम पर गौर करता रहा, फिर उसने गर्दन हिला दी। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इनके साथ कितने अफराद होंगे। बहर तौर इसके अलावा और कोई चाराकार भी नहीं है, तो फिर तैयारियां मुकम्मल कर ली जाए इस हिस्से में। यकीनन ये कोई पूछने की बात है, शिरान ने जवाब दिया। दौलत हासिल करने के तसव्वुर से वो खासा खुश नजर आ रहा था। इस माहौल में आने के बाद उसके अंदर खासी तब्दीलियाँ पैदा हो गई थी। फितरत का वहशीपन तो अब नहीं गया था, लेकिन थोड़ी बहुत मसलत पसंदी उसके मिजाज में शामिल हो गई थी। और जहानत में तो यकीनी तौर पर वो इन पहाड़ों में भी बेमिसाल था। अगर ऐसा ना होता तो वो इस वक्त वहाँ से निकलना पाता, जब चारों तरफ से इंसान चींटों की तरह उसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे थे, और हर उस जगह तलाश किया जा रहा था जहां किसी इंसान की मौजूदगी के इम्कानात हो सकते थे। ये उस वक्त शिरान था। मौजूदा शिरान तो उस वक्त से कहीं ज़्यादा ज़हीन, ज़ीरक, सफाक और चालाक बन चुका था। उसकी जिस्मानी सलाहियतों के साथ साथ ज़हनी सलाहियतें भी बेदार हो गई थी। मार्लिनो ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था, इतना कुछ के मुमकिन था कि सब कुछ कभी खुद मार्लिनो के लिए भी ख़तरनाक साबित हो जाता। बहर तो अब तो शिरान बन चुका था, मार्लिनो का नायब। रात के तकरीबन 11 बजे थे जब सफ़ेद रंग की बड़ी सी वैन, जिसमें एक दूध फरोख्त करने वाली कंपनी का मोनोग्राम बना हुआ था, साउथ डील के साहिल के करीब पहुंच गई। वैन खासी बुलंद थी और इस पर अब भी दूध की बोतलों के क्रेट पड़े हुए थे, और ड्राइविंग सीट पर सिर्फ 2 आदमी थे जो मुस्तैद बैठे हुए थे। इनमें से एक खासा तवीलुल कामत और उम्दा तनतोश का मालिक और दूसरे दरमियानी जिसामत का एक फुर्तीला सा नौजवान था। दोनों साउथ डील की उस चट्टान के पास पहुंच गए जो उकाब की शक्ल में नजर आ रही थी। कुर्बो जवार में मुकम्मल तारीकी फैली हुई थी।
आसमान भी अबर आलूद था, तारे तक नजर नहीं आ रहे थे। इस तारीकी में वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर कुर्बो ज्वार के माहौल को देखते रहे। चारों तरफ खामोशी तारी थी, जगह जगह उभरी हुई चट्टानें यूं लगती थी जैसे कुछ इंसान वहाँ छुपे बैठे हों। वो दोनों इधर उधर देखते रहे। फिर उनमें से एक ने चमकदार डायल वाली घड़ी देखते हुए कहा, वक्त तो हो चुका है, लेकिन उन लोगों का कहीं पता नहीं चल रहा। हाँ, मुमकिन है वो पहुंचने वाले हों। दूसरे शख्स ने कहा। वो दूर उन्हें किसी गाड़ी की हेडलाइट्स आती नजर आई। पहला शख्स खुद ब खुद बोल उठा, वो आ रहे हैं। दूसरा खामोश रहा था। थोड़ी देर के बाद एक स्याह रंग की पुरानी तर्ज की कार वहाँ पहुँच गई और इस वैन से तकरीबन 25 गज के फासले पर रुक गई और उस कार से 4 अफराद नीचे उतर आए। पता नहीं वो मुसल्लह थे या नहीं, बहरहाल उनमें से 3 उसी जगह खड़े रहे और एक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। ये दोनों भी वैन से नीचे उतर आए थे। आगे आने वाले ने टॉर्च की रोशनी दोनों पर डाली। वो फिर वैन को देखने लगा, फिर उसे टॉर्च बंद करके मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाई और भारी आवाज़ में बोला, मिस्टर XYZ, हाँ मैं मौजूद हूँ। वैन वालों में से एक शख्स आगे बढ़ाया, मैं गाउत हूँ, वो जिससे तुमने ट्रांसमीटर पर बात की थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी आवाज़ पहचान रहा हूँ। वैन से उतरने वाले ने जवाब दिया, शुक्र है मिस्टर XYZ, आप कोई भी हों, हम आपसे इस सौदे के अलावा कुछ बात नहीं करना चाहते, फरमाइए। उसने जवाब दिया जिसे XYZ नाम से मुखातिब किया गया था। क्या आप लोगों का कोई बाकायदा ग्रोह है? अगर है तो हम आपसे आइंदा के लिए भी मामलत करना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि अगर आप कहीं से हीरे हासिल कर सकें या इन हीरों के अलावा मज़ीद कुछ माल मौजूद हो तो आप पहले डायमंड स्टोर से रब्ता कायम करें। आपने देखा कि हम आपकी बताई हुई रकम में कोई कमी नहीं की, बल्कि उसे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही मंजूर कर दिया। हालांकि इन हीरो को हासिल करने के बाद इनकी फ़रोख्त जितना मुश्किल काम होता है, अगर आप इस लाइन में पहले से हैं तो आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन डायमंड स्टोर कोई मामूली हैसियत का इदारा नहीं। हम इन्हें फ़रोख्त भी कर लेंगे, अलबत्ता आपके लिए इन्हें फ़रोख्त करने में मुश्किल होगी। बल्कि इस बार हमने आपकी पसंद के मुताबिक आपकी रकम मंजूर कर ली है। हमारी ख्वाहिश है कि आइंदा भी आप हमसे कारोबार करते रहें। यकीनन मिस्टर गाउत, अगर हमारे दरमियान ईमानदाराना सौदा हो जाता है तो फिर यह कारोबार जारी रहेगा, वैन वाले ने जवाब दिया। इस दौरान में उसके दूसरे साथी की निगाहें चारों तरफ भटकती रही। वो बहुत मोहताज नजर आ रहा था। फिर गाउत ने पूछा, हीरे कहाँ हैं? मौजूद है मेरे पास। रकम कहाँ है? वैन वाले ने सवाल किया। रकम भी मौजूद है। गाउत ने हाथ पीछे करके इशारा किया और एक बड़ा सूटकेस सामने लाकर रख दिया गया। गाउत ने झुककर सूटकेस खोल दिया था। इसमें ऊपर तक नोटों की गड्डियाँ चुनी हुई नजर आ रही थी। गाउत ने सूटकेस खोलने के बाद बड़ी टॉर्च की रोशनी नोटों पर डाली और फिर सूटकेस का ढक्कन पाँव की ठोकर से बंद कर दिया। यह रकम है, इसको देखने के बाद तुम पर भी यह फर्ज आयद हो जाता है कि हीरे दिखाओ, वो बोला। और वैन वाले ने जेब में हाथ डालकर वो थैली निकाल ली जिसमें हीरे रखे हुए थे। उसने थैली का मुंह खोला और गाउत के सामने कर दिया। गाउत ने टॉर्च की रोशनी में थैली में पड़े हीरे देखे और फिर अपना एक हाथ थैली की तरफ बढ़ा दिया। ये हीरे मेरे हाथ में दो और सूटकेस अपनी तरफ सिरका लो। शुक्र है मिस्टर गाउत, सूटकेस का लॉक बंद कर दिया जाए, वैन वाले ने कहा और गाउत ने इसकी हदायत पर अमल किया। इस दौरान बाकी लोग पूरी तरह मुस्तैद खड़े हुए थे। हर लम्हा सनसनीखेज था। यूँ महसूस होता था जैसे कुछ न कुछ होगा ज़रूर, और ये एहसास गलत नहीं था। जो ही गाउत ने थैली हाथ में पकड़ी, दफतन अकब से 2 आदमी दौड़ते उन लोगों के करीब पहुंच गए और जब वैन से उतरने वालों का रुख बदला तो सूटकेस भी सामने से खींच लिया। लेकिन वैन से उतरने वाले दोनों आदमी बहुत ही चालाक और फुर्तीले थे। उन्होंने ज़मीन पर कलबाजी खाई और अकब से आने वाले दोनों आदमियों को अपने पैरों पर संभाल कर पीछे उछाल दिया। 2 फायर हुए और वैन से उतरने वालों की जगह वो दोनों आदमी इन फायर का शिकार हो गए जो अकब से आए थे। ये दोनों चट्टानों की आड़ में छुपे हुए थे और जब वैन यहाँ आकर खड़ी हुई थी और इसमें बैठे हुए दोनों आदमी नीचे उतर आए थे तो ये दोनों आहिस्ता आहिस्ता खिसकते हुए खाली वैन के करीब पहुँच गए थे। फिर उन्होंने खाली वैन में अंदर झांका और पूरी तरह इत्मीनान करने के बाद कि वैन में कोई नहीं, वैन के नीचे घुस गए। जिस वक्त हीरो की थैली गाउत के हवाले कर दी गई थी तो उन्होंने अकब से दौड़कर इन लोगों पर छलांग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वैन वाले बच गए थे। अलबत्ता थैली गाउत के पास जा चुकी थी। वैन वालों ने नीचे गिरते ही फुर्ती से पिस्तौल निकाले और कुर्बो जवार में खड़े हुए लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। अफरा तफरी मच गई थी। सबके सब चट्टानों की आड़ में पनाह लेने के लिए दौड़े। सूटकेस वहीं पड़ा रह गया था और हीरो की थैली गाउत अपने साथ ले गया था। पता नहीं वैन वालों की कोशिश किसी तौर कारगर हुई थी या नहीं। बहर सूरत चंद ही लम्हात के बाद गाउत और उसके साथियों ने चट्टानों में पोजीशन लेकर उन पर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी थी। वैन वाले पीछे खिसकने लगे। वो वैन की समझ ही जा रहे थे, साथ ही साथ वो फायरिंग भी करते जा रहे थे, लेकिन वो खुली जगह में थे इसलिए उन्हें ज़्यादा खतरा था। दफतन फ़ज़ा में किसी हेलीकॉप्टर की आवाज़ उभरी और वैन के नज़दीक पहुंचने वालों की निगाहें ऊपर उठ गई। फिर उनमें से एक ने दूसरे से कहा,
जल्दी वैन के अंदर, ऊपर की गन संभाल लो। फिर उनमें से एक आदमी ने वैन का स्टीयरिंग संभाला और दूसरा उछलकर वैन के अगले हिस्से में पहुंच गया, जहां से वो वैन की छत पर आया। छत पर डबल तह बनी हुई थी। उसमें एक खिड़की खोली और एक छोटी सी गन निकालकर ऊपर की तरफ कर दी। दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करने लगा। हेलीकॉप्टर जो उसी समय आ रहा था दफातर रुख बदलने पर मजबूर हो गया। उसने एक लंबा चक्कर लिया। इस दौरान में वैन स्टार्ट होकर चल पड़ी थी। अगब से गाउत और उसके साथी वैन पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन आन की आन में वैन उनकी रेंज से दूर हो गई थी। हेलीकॉप्टर वाले भी इंतहाई कोशिश कर रहे थे कि वैन के करीब आकर उस पर फायरिंग करें, लेकिन नीचे से होने वाली फायरिंग उन्हें मौका नहीं दे रही थी। एक बार हेलीकॉप्टर नीचे आया और उसने अंधाधुंध मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। वैन बॉल बची, लेकिन इस बहादुरी का नतीजा हेलीकॉप्टर वालों को बुरी तरह भुगतना पड़ा। वैन से होने वाली फायरिंग ने हेलीकॉप्टर को मजबूर कर दिया था और उससे धुएं की लकीर उबल पड़ी और पायलट ने हेलीकॉप्टर को इंतहाई मुहारत से चक्कर देकर नीचे लाने की कोशिश की। वो उसे ज़मीन पर उतारना चाहता था, लेकिन कंट्रोल न रख सका। दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर एक चट्टान से टकराया और फजा में आग के बादल फैल गए। गाउत और इसके साथी हक्का बक्का रह गए थे। वो मुंह फाड़े तबाशुदा हेलीकॉप्टर को देख रहे थे जो धड़ाधड़ जल रहा था। वैन दूर जा चुकी थी। वो इतनी बर्क रफ्तारी से सड़क पर जा पहुंची थी कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, और आन की आन में वो निगाहों से ओझल हो गई। इस दौरान जब गाउत और उसके साथी वैन और जलते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ मुतवज्जो थे, तो एक ड्रामा और हो रहा था। दो साए उस चट्टान के अकब से निकले जो उकाब की शक्ल की थी। वो सियाह लिबास पहने हुए थे और इतने फुर्तीले थे कि बयान से बाहर। वो ज़मीन से चिपके चिपके तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहे थे और उनका रुख सूटकेस की जानिब था। फिर सूटकेस के करीब पहुंचकर उन्होंने इतनी मुहारत से इसको खींचना शुरू किया कि हल्की सी सरसराहट भी पैदा ना हो सकी। अगर सरसराहट पैदा होती भी तो इसकी तरफ कोई मुतवज्जो ना होता, क्योंकि दूसरी तरफ एक हशर बरपा था। वो सूटकेस को धकेलते हुए वहाँ से काफ़ी आगे ले गए। फिर उन्होंने सूटकेस के दोनों सिरे पकड़े और एक समय दौड़ने लगे। वो रेत के टीलों की दूसरी तरफ उन गहराइयों की जानिब जा रहे थे, जिनसे गुजरने के बाद एक और छोटी सी कार खड़ी हुई थी। इन दोनों ने सूटकेस कार की डिग्गी में रखा और इत्मीनान से स्टीयरिंग पर बैठ पहुंच गए। एक ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और दूसरा उसके बराबर बैठ गया। कार स्टार्ट होकर तेजी से चल पड़ी थी। इस कार की आवाज़ भी नहीं सुनी गई थी। गाउत और उसके साथियों को पता भी नहीं चल सका कि सूटकेस कब गायब हो गया। वो तो हेलीकॉप्टर को देख रहे थे, क्योंकि वैन तो उनकी निगाहों से ओझल हो गई थी। गाउत ने भराई हुई आवाज़ में कहा, क्या ख्याल है, हम हेलीकॉप्टर की तरफ चलें? मेरा ख्याल है कि अब इनमें से किसी के बचने का कोई इम्कान नहीं है, मगर इसमें था कौन मैं नहीं जानता, लेकिन यकीनी तौर पर वो बादशाह खान के आदमी होंगे, और कहीं वो खुद बादशाह खान ही इसमें ना हो। अगर हो भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, जो कुछ हो चुका है वो बहुत काफ़ी है। अगर बादशाह खान मर गया तो हमें इतना नुकसान नहीं होगा। आओ देखें। ये बात एक दूसरे आदमी ने कही थी और गाउत ने इसका बाजू पकड़कर उसे रोक लिया। अभी हेलीकॉप्टर के करीब मत जाना, मुमकिन है इसमें कोई और फटने वाला मवाद हो। खामखा ज़िंदगी को ख़तरे में डालना बेसूद है। तो फिर क्या यहीं खड़े रहें? नहीं यार, रुकना नहीं चाहिए। मुमकिन है वह कुर्बो जवार में पुलिस मौजूद हो और हेलीकॉप्टर के धमाके से इस तरह मुतवज्जो हो जाए। आओ वापस चले। और हाँ, वो सूटकेस गाउत ने कहा और इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। उसकी टॉर्च रोशन हो गई और वो उस जगह को देखने लगा जहाँ सूटकेस पड़ा हुआ था। दूसरे लम्हे उनके मुंह हैरत से फटे के फटे रह गए। अरे सूटकेस कहाँ गया? वहीं पड़ा था वो। क्या वो लोग उसे भी ले गए? सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हें तो दोबारा सूटकेस पर पहुंचने का मौका ही नहीं मिला था। तो फिर सूटकेस फजा में परवास कर गया। गाउत ने वसूली अंदाज में कहा। क्या कहा जा सकता है मिस्टर गाउत, आप खुद देख रहे हैं। गाउत परेशानी के अंदाज में आगे बढ़ा और टॉर्च की रोशनी इधर उधर डालने लगा। सूटकेस का कहीं निशान नहीं था। अलबत्ता वो उस जगह को तलाश करने में कामयाब हो गया जहाँ सूटकेस मौजूद था। ज़मीन पर सूटकेस के घिसटने के निशान नजर आ रहे थे। गाउत की आंखें हैरत से फैल गई थी। वो इन निशानात के सहारे आगे बढ़ता रहा और वो सब इसका ताक़ुब करते रहे, यहाँ तक कि वो सब रेत के इन टीलों के पास पहुँच गए और गाउत टीले पर चढ़कर गहराई में देखने लगा। फिर उसने परेशानी से दोनों हाथ मलते हुए कहा, बहुत बड़ी चोट हो गई, बहुत बड़ी चोट हो गई, लेकिन हीरे तो हमारे पास मौजूद है। इसने अंदरूनी लिबास में थैली को थपकते हुए कहा। गोया इस तस्वुर से सुकून मिला था। फिर वो सब वहाँ से वापस पलट पड़े और थोड़ी देर के बाद इसी कार के पास पहुँच गए जिसमें बैठकर वो आए थे। बकिया लोगों की गाड़ी यहाँ से कुछ दूर समंदर के किनारे खड़ी हुई थी, इसलिए उस तरफ चल पड़े। गाउत ने उन्हें कुछ हदायत दी थी। कार में बैठने के बाद कार स्टार्ट हुई और तेज़ी से चल पड़ी। गाउत ने थोड़ी दूर चलने के बाद कहा, होशियार रहना, हमें यकीन नहीं कर लेना चाहिए कि वो हमें बासानी निकलने देंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि वो इतनी आसानी से
तो हीरे ना निकल जाने देंगे। मिस्टर गौत, क्या कहा जा सकता है कि हीरे भी असली है? नहीं, वो कमबख्त जिस कदर आसानी से चोट देकर निकल गए हैं, ये मामूली बात नहीं है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ कुछ और लोग भी थे, वरना सूटकेस खुद ब खुद तो फरार नहीं हो गया होगा, दूसरे आदमी ने कहा, और गौत परेशानी से अपने बालों पर हाथ फेरने लगा। उसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। जो हुआ था वो इंतहाई खतरनाक था, इसके लिए गौत को जवाब देना पड़ेगा। वैसे बात भी उसके दिल को दहलाने के लिए काफ़ी थी कि मुमकिन है हीरे नकली हो। इस तसव्वुर से उसका दिल बैठा जा रहा था। बार बार उसका हाथ जेब की तरफ पहुंच जाता था जहाँ हीरो की थैली मौजूद थी। उससे रहा ना गया तो फिर उसने जेब से हीरो की थैली निकाली और हीरे हथेली पर रखकर पलटने लगा, लेकिन कोई सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। उसने थैली दोबारा अपने लिबास में रख ली। तमाम के तमाम लोग किसी हादसे के मुंतज़िर थे। बिलाखिर वो सड़क पर पहुंच गए और सीधे शहर की जानिब चल पड़े। उनकी निगाहें बारीक बीनी से अतराफ का जायज़ा ले रही थी कि कहीं उनका ताक़ुब तो नहीं किया जा रहा। वो फ़ज़ा में भी देख लेते थे, शायद इस ख्याल से कि कोई हेलीकॉप्टर तो उनके सरों पर परवाज़ नहीं कर रहा है। लेकिन दूर दूर तक माहौल पर तारीकी और सन्नाटे का राज था। शहर पहुंचने तक किसी ने उनका ताक़ुब नहीं किया था। बिलाखिर गौत अपनी रहायशगाह में दाखिल हो गया। उसका जहन अब भी मुंतशिर था। कार से उतरकर वो अपने कमरा ख़ास में पहुंचा और सबसे पहले उसने हीरो को तेज़ रोशनी करके मेज़ पर उलट दिया। डायमंड स्टोर के सरबराहान में उनका शुमार होता था। उसने तेज़ रोशनी में हीरो को परखा और दूसरे लम्हे खुद उसकी आंखों की रोशनी गुम होने लगी, क्योंकि उसे एक लम्हे में अंदाज़ा हो गया था कि ये सारे के सारे हीरे नकली हैं। और इन नकली हीरो के इवज़ जो सूटकेस उन लोगों के हाथ चला गया था, उसमें तकरीबन $50,000 के असली नोट थे। ये तमाम नोट उन गड्डियों में ऊपर नीचे लगे हुए थे और इतनी मुहारत से लगाए गए थे कि अगर इनमें से किसी गड्डी को देखा जाता तो 100% यही महसूस होता कि ये सारे के सारे नोट हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि चंद नोट ऊपर लगे हुए थे और चंद नीचे। बाकी गड्डी के अंदर उसी साइज़ के कागज़ थे, लेकिन असली नोटों की तादाद भी $50,000 थी और ये $50,000 मुफ्त में चले गए थे। उन्हें यकीन था कि वो सूटकेस भी उन्हें नहीं ले जाने देंगे। इस तरह उन $50,000 का भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन गौत उन लोगों के मुकाबले में गौदी बनकर रह गया था। अब ये बात पाया तकमील को पहुंच गई थी कि वो दोनों आदमी जो वैन में आए थे तन्हा नहीं थे। जिस तरह इनके आदमी साउथ डील के इलाके में मौजूद थे, इसी तरह उन लोगों ने भी पहले अपना बंदोबस्त किया हुआ था और इनकी बनिस्बत वो कामयाब रहे थे। गौत देर तक बैठा सोचता रहा। थोड़ी देर के बाद एक अजीब सी सीटी की आवाज़ सुनाई दी। वो गहरी सांस लेकर अपनी जगह से उठ गया। वो इसी बात का मुंतज़िर था। चंद लम्हात के बाद उसने इसी ट्रांसमिशन मशीन पर रब्ता कायम किया और थोड़ी देर के बाद गिरी थाओ गाउची की आवाज़ सुनाई दी। हेलो गाउथ, प्रोग्राम के मुताबिक मुझे यकीन है कि तुम वापस पहुंच गए होगे। मैं बेचैनी से तुम्हारी वापसी का इंतज़ार कर रहा था। जनाबे वाला, हम सब लोग वापस आ गए हैं। क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से वही सवाल किया गया जिसका गाउथ को ख़तरा था। गाउथ चंद लम्हात के लिए खामोश रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से इस दिलसोज वाक़े की इब्तदा करे, लेकिन दूसरी तरफ उसकी खामोशी को महसूस कर लिया गया। गिरीथाओ गाउची की तंज़ी आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारी यह खामोशी तुम्हारी नाकामी का इजहार कर रही है। गौत के दर हकीकत ऐसा ही हुआ है? जी हाँ जनाब, ऐसा ही हुआ है। हम इत्तेफाक से बहुत ही ख़तरनाक लोगों के चंगल में जा फंसे थे। मुझे शुबा के बादशाह खान को भी इस प्रोग्राम से शदीद नुकसान पहुंचा है। क्या बकवास कर रहे हो? तफसील बताओ। गिरीथाओ गाउची की आवाज़ सुनाई दी और गाउथ हकलाए हुए अंदाज में उसे तफसीलात बताने लगा। गिरीथाओ गाउची चंद लम्हात के लिए साकित और जाविद रह गया। फिर उसकी भी वही कैफियत हो गई थी जो गौत की थी। फिर उसकी गुर्राहट उभरी। गौत, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतने नाकारा और इतने गधे हो तो मैं इस काम की तुम्हें महसूस न करता। जनाबी अली, आपको मेरा माजी याद रखना चाहिए। हर जगह ये मुमकिन नहीं है कि हम ही कामयाब हों। और फिर इस प्रोग्राम में तो बहुत सूखी राय शामिल थी। जो कुछ हुआ है आप इसका खुद तज्जिया कर लें। जहाँ मेरी गलती नज़र आए उसकी निशानदेही कर दें और मुझे इसकी सज़ा दे दें। तुम्हारी यही सबसे बड़ी गलती है कि तुम न सिर्फ नाकाम वापस आए बल्कि $50,000 भी गंवा बैठे। जी हाँ जनाब, मुझे इसका एहसास है। फजूल बातें मत करो। एहसास एक बेमानी सा लफ्ज़ है। मैं तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुमने इतने बड़े प्रोग्राम को नाकाम करके गधेपन का सबूत दिया है नहीं। जनाब अली, अगर मैं इसके एतराफ़ भी कर लूँ तो इससे क्या हासिल? सिर्फ एक चीज़ कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए नकारा करार देकर खुद से अलहदा कर दिया जाए। जो आप पसंद फरमाएं। मैं इस सिलसिले में क्या कह सकता हूँ? वैसे मेरी एक दरख्वास्त है कि पहले इस मामले की मुकम्मल तहकीकात कर ली जाए, इसके बाद मुझे सज़ा देना मुनासिब होगा। गाउथ ने कहा। क्या तहकीकात करूँ मैं? यही कि वो लोग कौन हैं। बैंकॉक में रहकर किसी का हमारी निगाहों से पोशीदा रहना मुमकिन नहीं। हमें वक्त बहुत कम मिला था
वरना शायद हम उनके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद ही इस काम की इब्तिदा करते, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं था। हमें फौरी तौर पर एक फ़ैसला कर लेना चाहिए था। वो गाउत, तुम नहीं समझे कि हम कितने बड़े खसारे से दो चार हुए हैं। $50,000 के नोट इतनी बड़ी अहमियत नहीं रखते जितना कि बादशाह खान से दोस्ती और मुफाहमत की कोशिश नाकाम हो गई। यकीन करो, मैंने इस सिलसिले में बड़े बड़े प्रोग्राम बना लिए थे। मैंने सोचा था कि अगर बादशाह खान मंशियात की लाइन से निकल जाए तो हम बैंकॉक के शहंशाह कहलाएंगे और हमारे मुकाबले पर कोई नहीं रहेगा। लेकिन आखिर ये लोग कहाँ से आवर है? चीफ, अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं उनके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने की कोशिश करूँगा। देखो गाउत, तुम जानते हो कि मैं अपने साथियों की कदर करता हूँ। मैं उन्हें हमेशा हर किस्म की मराहत फराहम करता हूँ, लेकिन नाकामियाँ पसंद नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि मैंने जिस तरह साख बनाई है वो मिट्टी में मिल जाए और कल लोग मेरे ऊपर हंसे। ये नए लोग कौन हैं? इनकी कारकर्दगी का अंदाज तो ख़तरनाक नज़र आता है। बैंकॉक में जितने लोग हैं उन्हें तो हम जानते हैं। अगर इनमें से कुछ हैं तो मेरे ख्याल में उन्हें ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। वो कोई भी हो चीफ, ज़िंदा नहीं रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। गाउत, बहुत बड़ी बात कर रहे हो जनाबे वाला। मुझे सोचने का मौका मिल जाएगा और प्लानिंग करके मैं जो कुछ करूँगा उसका यकीनन मस्बत नतीजा ही बरामद होगा। मैं ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि फिलवक्त सज़ा से बचना चाहता हूँ, बल्कि हकीकत यह है कि मुझे भी इतना ही सदमा हुआ है इन वाक़या से जितना आपको। सदमे से कुछ नहीं होगा गाउत, मैं तो बादशाह खां के बारे में सोच रहा हूँ। हेलीकॉप्टर अगर वो खुद था तो मैं नहीं कह सकता कि इसके नतीजे क्या निकलेंगे, लेकिन अगर वो ज़िंदा बच गया है तो यकीनी तौर पर हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मुमकिन है वो इसे हमारी ही साजिश करार दे, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके इम्कानात भी नहीं है चीफ। भला ये हमारी साजिश कैसे हो सकती है? हमने तो इससे मुफाहमत के लिए इतना बड़ा नुकसान उठाया है। ये बताओ हमारे लोगों का क्या हाल है कि इनमें से कुछ काम आए? जी नहीं बास, सिर्फ 2 ज़ख्मी हुए हैं। हमने भी नहायत फुर्ती से काम लिया, वरना वो लोग तो क़यामत थे। क़यामत? आखिर कौन लोग हैं वो मालूम करना पड़ेगा। ये बात मालूम किए बगैर हम सुकून से नहीं बैठ सकते। डायमंड स्टोर के बारे में कोई भी नहीं जानता कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ है। इन लोगों को ये बात भी मालूम हो चुकी है और अब इतने ख़तरनाक लोगों से डायमंड स्टोर को भी महफूज रखना होगा। समझे तुम गाउत, समझे? मेरे ख्याल में तुम सब लोग एक मीटिंग कर डालो और इसमें ये फैसला कर लो कि उन लोगों का पता कैसे चलाओगे। जो कुछ भी जल्द अज जल्द हो जाएगा गाउत, तुम्हें फ़ौरन मसरूफ़ अमल हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ ये नरमी सिर्फ इसलिए बरत रहा हूँ कि तुम उन लोगों को पता चलाकर दोबारा अपनी जगह बहाल कर लो, समझे? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह समझ गया। अब मुतमईन रहें, अब जो कुछ होगा वो मेरी जिम्मेदारी पर होगा, गाउत ने कहा और दूसरी तरफ से आवाज़ आना बंद हो गई। गाउत ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसकी पेशानी पर गहरी शिकनें पड़ी हुई थी और आंखें सोच में डूबी हुई मालूम हो रही थी। वो आरामदेह कुर्सी पर दराज होकर न जाने किस सोच में गुम रहा, फिर अपनी जगह से उठ गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।